साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों हम बिजनेस के क्षेत्र पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का अध्याय है हम पुश्तैनी लाभदायक चर्म शिल्प उद्योग सवर्णों के हाथों में है। हमारा पुश्तैनी लाभदायक चर्म शिल्प उद्योग सवर्णों के हाथों में है। साथियों इसी अध्याय पे लेखक आज लिख रहे हैं और हमें सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कल तक हमारा था, हमारा कब्जा था, हमारे पुरखों जो कर रहे थे, आज वो पूरी तरीके से सवर्ण के हाथों में है। जिनकी ये हालात थी, यहाँ लेखक लिख रहे हैं, जिनकी ये हालात थी कि इस काम को वो नीचा समझ करके इसके विषय में कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। और कुछ तो ऐसे भी थी जिनकी हालत सवर्णों में भी जिनकी हालत नहीं ठीक होती थी, वो भी ये चाह रहे थे कि काश अगर ये हमें समाज इजाज़त देता तो हम इस काम को भी कितना बढ़िया तरीके से करते, तो इससे हम खूब बढ़िया जो है कि लाभ कमा सकते हैं। इनका तो बहुत बढ़िया धंधा वो चाहते थे, लेकिन समाज का दबाव होने के कारण वो चाह करके भी इस काम को नहीं कर पाते थे। साथियों ये आज के 2 पीढ़ी पहले की कहानी है कि वो चाह करके भी इस काम को नहीं कर पा रहे थे। केवल सामाजिक दबाव के कारण, अवहेलना के कारण, सामाजिक अवहेलना के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। आज लेखक ठीक उसी को हूबहू यहाँ किताबों में लाइनों के जरिए लिख करके हमें वो समझा रहे हैं कि आज अगर देखा जाए तो आज जो है कि पूरा का पूरा धंधा जो है उन्हीं सबके हाथों में है। यहाँ उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं कि एक जमाना था जब पंजाब, उत्तर प्रदेश देश के कई भागों में चर्म उद्योग पर दलित जात के चर्मकार उद्योगपतियों का कब्जा था, क्योंकि दूसरी जातियां इसे हे समझती थी और धार्मिक जातीय बंधनों के कारण चाहते हुए भी वे इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे। चमार जातियों के आर्थिक समृद्धि को देखकर दूसरों की बड़ी ईर्ष्या होती थी, लेकिन चाहते हुए भी वे दलितों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहे थे। उस समय का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं यहाँ लेखक की जो है कि उनका खूब बढ़िया अवसर था और खूब ये उस समय के मुताबिक ये तरक्की कर भी रहे थे, लेकिन दूसरे लोग इनकी तरक्की देख करके जो है कि वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे थे, सामाजिक बंधन में बंधे हुए थे। यहाँ लेखक का समझाने का सीधा सीधा यही अर्थ है कि इतने बढ़िया अच्छे खासे धंधे को हमने त्याग करके और दूसरों के हाथों में दे दिया अपनी नासमझी के कारण, दूसरों के कहे बहकावे में आ करके, और इसी चीज़ों को आज वो रूप बदल करके और जो है कि खूब अच्छा हो रहे हैं हमारे आंखों के सामने। आज जो थोड़े बहुत बूढ़े बुजुर्ग बचे हुए हैं गांव के दशाओं में, वो देखते हैं तो उनको अफसोस होता है कि क्या हमने खो दिया, अपने अवसर को हमने खो दिया। नहीं तो आज ये हमारे बच्चे इस काम में हुनरमंद होते और हमारे पास भी जो है कि अच्छा जीवन जीने का होता। अब उसी चीज़ में कह रहे हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, मशीनें लाई विदेशों से, और जो है कि यहाँ तो जात पात का बंधन था साथियों, लेकिन विदेशों में नहीं था। विदेशों में सब काम को सभी करते थे, ये पहले भी था आज भी है, लेकिन हमारे देश में तब भी ये कमियां थी। आज भी पूर्ण रूप से जो है कि पूरी तरीके से नहीं, छूट तो हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ सामाजिक दबाव और बंदिशें हैं, जिन चीज़ को जो है कि लेखक यहाँ लिख करके हमें दिखा रहे हैं कि आज तो पूरा जो है कि परिदृश्य ही बदल गया है। अब जो है कि सब रेडीमेड जो है कि सामान बाजार में आ गए हैं शोरूमों के जरिए जो है। अब वही चीज़ को बता रहे हैं कि अब जो है समय जो है वो करवट ले रहा है, बाजार के रूप में जो है कि अब बदल गया है। जो है कि लोगों की सोच भी बदल गई है, लोग ज़्यादा तो जात पात का भी जो है कि भेदभाव नहीं रख रहे हैं, और अच्छी अच्छी जो है कि नीतियाँ और जो है कि नए नियम जो है कि बन रहे हैं। आज की जो देश की हालत है वो सरकारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, सारे प्राइवेटाइजेशन हो जा रहे हैं, ठेकों के आधार पे सारे काम हो जा रहे हैं। तो हमको उसकी आस छोड़ करके हमें भी जिस तरफ को, जो देश की दशा जिस तरफ जा रही है, लेखक का साफ मानना है कि हमें भी उस तरफ को मुड़ना चाहिए। हमें भी अपने जो जीवन शैली को उस तरफ रुख कर करके और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए ठेके में, और जो है कि जो नए नए मशीनों के माध्यम से जो बाजार में जो काम चल रहे हैं उस तरफ होना चाहिए। निजीकरण होते हुए जो है कि फिर भी हमें चुपचाप जो है कि बैठा नहीं रहना चाहिए, या उससे किसी दूसरे को कोसना नहीं चाहिए कि ये होता रहा है तो देश बेच रहे हैं और ये कैसे होगा, रोजगार होगा। बजाय उसके कोसने से हमें मेहनत करनी चाहिए, बल्कि हमें पहले की अपेक्षा और कड़ा संघर्ष करना चाहिए, ताकि जो है कि हम उस बढ़ते हुए दौर में कहीं ना कहीं अपने आप को कायम कर सकें, रोक सकें। यही जो है कि मान्यता लेखक का यहाँ देने का मतलब है कि अब तो जो है कि जो धर्मगुरु बैठे हुए थे, जो कि सबसे ज़्यादा वही चाहते थे कि इसके घर में चमड़े आ गया है, इसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। अब तो धर्मगुरु जो हैं
वो भी आदेश दे रहे हैं कि आप बाजार क्षेत्र में बिजनेस व्यापार में कहीं कुछ भी करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। यही चीज़ें देखी जा रही हैं। आज यहाँ लेखक हमें इसी चीज़ को समझा रहे हैं कि आज जो जिनके हे समझा जाता था, आज वो उसे मुनाफे के कमाने के चक्कर में जो है वो सीने से लगाए बैठे हुए हैं, और उसे कोई नहीं देखा जाए जो इस धर्म के और जाति के जो बहुत बड़े धर्मगुरु लोग होते थे, आज वो भी मना नहीं कर रहे हैं कि आपको, सवर्णों को नहीं मना कर रहे हैं कि आपको ये धंधा नहीं करना चाहिए, आपका घर अपवित्र होगा, ऐसी समझ सोच नहीं दे रहे हैं। ठीक उसी चीज़ों को यहाँ लेखक दर्शा रहे हैं साथियों, कि ऐसा नहीं करने के लिए आज सभी को सब कुछ करने का मौका है। अब यहाँ एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा हमें लेखक यहाँ लिख रहे हैं, एक समय जो लोग चमड़े का कमर पट्टा नहीं बांधते थे, आज कागज पर चमड़ा शब्द तक नहीं लिखते थे, वे सब चर्म उद्योग में कूद पड़े। सारी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को कुएं में फेंक कर चमड़े को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि कपड़े की तरह सूज का धंधा भी दिनों दिन आगे बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने समय की नब्ज को पहचान कर इस उद्योग में कूदने में जरा भी देरी नहीं की। यह पूरे देश में एक सामूहिक फैसला था। बैंकों ने उन्हें भारी कर्ज दिए, कई मित्रों रिश्तेदारों ने सहयोग दिया, गांवों कस्बों शहरों में धड़ाधड़ शूज स्टोर खोले जाने लगे। पंजाब उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में जहां चर्मकार जातियों का इस उद्योग पर कब्जा था, उन्हें पीछे धकेला जाने लगा। हमारे लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही समय में पूरे देश में सिंधी, पंजाबी, जैन, अग्रवाल, शर्मा जातियों ने जूते बनाने के मजदूरों के क्षेत्र के अलावा ऊपर के सारे स्तरों पर कब्जा कर लिया। देश में केंद्र की सरकारों की मदद से जगह जगह फुटवियर डिजाइन, लेदर प्रोसेसिंग, शू मार्केटिंग आदि के बड़े महंगे संस्थान खुलवाए गए, जहां भारी संख्या में सवर्णों के लाडले ट्रेनिंग लेने लगे। आज सारी लेदर व शू इंडस्ट्री में इन्हीं लोगों का कब्जा है। लुधियाना जालंधर से लेकर आगरा, कानपुर व दिल्ली से मुंबई तक इन्हीं लोगों का एकमात्र साम्राज्य है। दलित लोग तो अब सिर्फ जूते बनाने के मजदूर बनकर रह गए हैं, और तो और मुस्लिम समाज ने भी चर्म उद्योग में प्रगति कर सवर्णों को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन दलित जातियों का वर्चस्व अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिनके पूर्वज सूज बनाने के नामी कारीगर थे, आज उनकी संतानों के यहाँ तक पता नहीं चलने दिया जाता कि फुटवियर डिजाइन के भी बड़े बड़े संस्थान हैं। वे तो बस आरक्षण की बैसाखी के सहारे एक छोटी सी नौकरी के लिए दिन रात पास बुक्स पढ़ रहे हैं, रात दिन पास बुक्स पढ़ रहे हैं। अपवाद के रूप में कुछ दलित उद्यमी सूज व होजरी उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यहाँ जो समझ गए और जो समझदार थे, जिनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य था, आज भी वो कह रहे हैं कि दलित समुदाय में भी जो है कि होजरी कम्प्लेक्स और जो है कि इनमें व्यापार संबंधी कूदे हुए हैं, कुछ कामयाब हैं, लेकिन बहुत ही कम। साथियों, मान लिया जाए कि 100 में से 5 भी जो है कि अभी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इनकी ये स्थिति है कि 100 से बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 100 में 5 भी जो है कि अभी पूर्ण रूप से बिजनेस के क्षेत्र में नहीं आए। और खास करके जो इनका एक जमाया हुआ पुश्तैनी धंधा था, उस पर यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि इन्होंने छोड़ करके जो ये नादानी की है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। साथियों, हमें सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और जैसा कि हमें लेखक यहाँ किताबों में दे रहे हैं, इसे हमें ज़रूर याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाके हम भी एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बन करके और एक नियम जीवन जीने की कोशिश करें। और करना ही पड़ेगा साथियों, आज नहीं तो कल जो है कि हम बहुत पीछे की तरफ हो जाएंगे। साथियों, इस अध्याय को यहीं बंद करते हुए आगे फिर दूसरे हम अध्याय से जुड़ी आपकी खबरों पर चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा।